अच्छा, अब बात आती है सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 क्या है और उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या है, देख लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर लेवी की बात हो रही है कि भाई टैक्स लगेगा कब, ठीक है, कलेक्शन कब होगी। पहले लेवी होता है, पहले टैक्स इम्पोज होता है, उसके बाद कलेक्ट होता है, ठीक है ना। चाहे वो सीजीएसटी है, चाहे वो आईजीएसटी है। बच्चों, सीजीएसटी में तो इसका सेक्शन है सेक्शन 9। अगर हम पूछें या कहें कि भाई सीजीएसटी में चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, तो सीजीएसटी में चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 9। सेक्शन 9 है। अच्छा, आईजीएसटी में कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 5। आईजीएसटी का सेक्शन 5 है। अच्छा, कंटेंट दोनों का सेम है, जो सेक्शन 9 में लिखा है वही कॉपी पेस्ट किया हुआ है सेक्शन 5 में, कुछ भी अलग नहीं। इट मीन्स आपने अगर सेक्शन 9 कवर कर लिया, सेक्शन 9 सीजीएसटी एक्ट का कवर कर लिया, तो सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। डन। तो हम किसको फोकस करने वाले हैं, हम आज किससे पढ़ने वाले हैं? बच्चों, हमारा फोकस रहेगा सेक्शन 9 के ऊपर ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो सर, जो हमने सेक्शन 7 पढ़ा वो भी सीजीएसटी का था। सेक्शन 8 हमने स्टडी किया कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, वो भी सीजीएसटी एक्ट का था, ठीक है ना। तो जितने भी हम सेक्शन कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? सीजीएसटी से। सीजीएसटी है। तो बात करते हैं आगे बच्चों। तो आज हमारा मुद्दा क्या है, मेन हमारा कंसेप्ट क्या है यहाँ पर? भाई चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9 इज द चार्जिंग सेक्शन की जीएसटी कब लगे, समझ रहे हो। सेक्शन 9 हमारा क्या है? चार्जिंग सेक्शन। देखते हैं आगे बच्चों। पहले देखो, प्योर लॉ दिया हुआ है, ठीक है, तो हम एक रीडिंग जरूर लेंगे प्योर लॉ, बट इसके एनालिसिस बाद में दिए, ठीक है। तो अगर कोई लाइन ऐसा लगे कि उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रही तो परेशान मत होना, क्योंकि इसके एनालिसिस नीचे दिए हुए हैं, नेक्स्ट पेजेस बाद पे में दिए दे हुए हैं। देंगे। बिल्कुल, लेकिन लॉ की हमें रीडिंग तो एक लगानी है, ठीक है ना। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 की बात करते हैं। सबसेक्शन 1 में क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, कह रहे हैं सबसेक्शन 1 को पढ़ने के साथ साथ आपको सबसेक्शन 2 को ध्यान में रखना है, ठीक है। देयर शेल बी लेविड ए टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी। ये कह रहे हैं एक टैक्स लगाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? सीजीएसटी। सीजीएसटी। ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस और बोथ। मतलब यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई सीजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? सीजीएसटी लगेगा। सीजीएस अच्छा, सीजीएसटी लगेगा किस पर? भाई अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। अब इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट मतलब एक ही स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। जैसे फरीदाबाद से गुरुग्राम में सप्लाई हो रही है, गुरुग्राम में। राइट, तो वो क्या है? इंट्रा स्टेट मीन्स एक ही स्टेट के अंदर ही सप्लाई हो, तो उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे, ठीक है। चाहे गुड्स की सप्लाई हो रही है, चाहे सर्विसेज की सप्लाई हो रही है, चाहे दोनों की सप्लाई हो रही है, बट इसके परव्यू से बाहर रखा गया है। किसको बाहर रखा गया? एल्कोहलिक लिक्वर, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। भाई इसे बाहर रखा गया, ठीक है ना, इसे बाहर रखा गया। बाहर रखा गया है। इस पर सीजीएसटी भी नहीं लगेगा, इस पर एसजीएसटी भी नहीं लगेगा, इस पर ये सब कुछ नहीं लगेगा। डन। ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर। अच्छा, अब एक पॉइंट यहाँ पर और आ गया, कुछ नया इन्होंने बता दिया। क्या लिखा हुआ है? न्यू क्या है बच्चों? न्यू ये है कि जो वैल्यू आप डिटरमाइन करते हो, सप्लाई की जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो सेक्शन 15 में कैलकुलेट करोगे। मतलब आपको जीएसटी जिस वैल्यू पे लगाना है वो वैल्यू कौन से सेक्शन में कैलकुलेट करना सीखोगे? सेक्शन सेक्शन 15। सेक्शन 15 में कैलकुलेट करना सीखोगे। तो वीडियो कनेक्ट कर लेना बच्चों। अच्छा, रिलैक्स हो रखे हैं, सर ने बोला नहीं। बाकी वेटिंग रूम में जाएं, अपने आप ज्वाइन करते जाना बच्चों वीडियो ऑन करके, ठीक है, ठीक है। तो जीएसटी में जो वैल्यूएशन हम लोग करेंगे वो वैल्यूएशन कौन से सेक्शन में हम लोग करने वाले हैं? सेक्शन 15। और अभी चार्जिंग सेक्शन जो हम स्टडी कर रहे हैं, चार्जिंग सेक्शन हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सेक्शन 9। सेक्शन 9। 9। डन बच्चों। अब मेरी तरफ से क्वेश्चन था आप लोगों से, ठीक है, थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाते हैं क्लास को। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई, तो जो इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई क्या उस पर सिर्फ सीजीएसटी लगेगा? जी सर। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की, तो उस पर क्या सिर्फ सीजीएसटी लगता है? नो। ओके, कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है? हाँ जी, एसजीएसटी और दोनों लग, ठीक है। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लेवी होते, ठीक है। बट यहाँ सिर्फ क्योंकि हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी लॉ पढ़ रहे हैं, तो उसमें सिर्फ सीजीएसटी की बात की गई। जितना सीजीएसटी लगेगा उतना ही उसके इक्वलेंट एसजीएसटी भी लगेगा। लगे। डन। तो सत्या, वीडियो, जिसकी वीडियो ऑन नहीं ऑन करो बच्चों। हाँ जी, यहाँ देखते हैं।
बच्चों यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट कितना रख सकती है। मैक्सिमम रेट जो सरकार रखेगी वो कितना हो सकता है बच्चों? 20% को एक्सीड नहीं कर सकते। इट मे बी लेस देन दैट, 20% से कम हो सकता है बट 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। डन। तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में बात की गई है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी लगेगा। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब विद इन द स्टेट सप्लाई। मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स सरकार कितना लगा सकती है एज पर लॉ? 20%। 20%। ठीक है ना? तो अभी तक गवर्नमेंट ने वैसे कितना रखा हुआ है? मैक्सिमम कितना रेट है गवर्नमेंट का, पता है किसी को? ये तो अलाउड है ना? सर 80। हाँ जी, ये तो अलाउड है बच्चों जो सर रेट। अलाउड हाँ जी बोलो। सर अलाउड से क्या मतलब है आपका? मतलब समझ नहीं आया। देखो मैं जैसे बताता हूँ, मान लो गवर्नमेंट ने किसी कमोडिटी पे रखा हुआ है सीजीएसटी 9%। 9%, ठीक है। अब 9% रखा हुआ है सरकार ने, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम बढ़ाकर उसे कितने तक ले जा सकते? 20%। उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, सीजीएसटी। अच्छा, जितनी पावर है गवर्नमेंट के बिल्कुल पास। बिल्कुल, वो इसको मतलब सर एक्सीड एक्सीड नहीं कर सकती। हाँ जी बोलो। मतलब इंडिविजुअल सीजी की बात कही जा रही है। बिल्कुल, इंडिविजुअली सीजीएसटी है, राइट, सीजीएसटी। अच्छा, ऐसे ही एसजीएसटी का भी है, उसमें भी मैक्सिमम 20% तक जा सकते हैं। तो भाई सर इसका मतलब दोनों को मिला के 40% तक हो सकता है? हाँ, दोनों को मिलाकर 40% तक हो सकता है। मैक्सिमम रेट अलाउड सीजीएसटी का भी 20% है और एसजीएसटी यूटीजीएसटी का भी 20%, और आपको दोनों पे करने पड़े। तो मतलब दोनों का मैक्सिमम रेट कैलकुलेट करके देखा जाए तो 20 40%। 40% हो जाएगा, है ना? तो खैर अभी अपने सीजीएसटी के बारे में पढ़ा, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? कनिष्का वीडियो कनेक्टेड नहीं है आपकी, चलो कोई बात नहीं, मैसेज आ गया कनिष्का का। हाँ जी आगे देख। बच्चों यहाँ पर कुछ पूछना है आप लोगों को? कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट? ठीक है आगे देख। बच्चों ये जो रेट को इंक्रीज कर सकती है ना गवर्नमेंट, वो किसकी रिकमेंडेशन पे? काउंसिल। रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। बच्चों जीएसटी काउंसिल का बहुत मेजर रोल है, कभी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे टैक्स को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है, रेट ऑफ टैक्स। ठीक है ना? ये तो सब सेक्शन 1 था। बच्चों जिनकी वीडियो ऑफ होगी ना, मैं कभी भी उठा के वेटिंग रूम में डाल, तो ये मत सोचना कि सर पढ़ा रहे हैं तो बार बार, ठीक है ना, मैं बोलूंगा नहीं, अब सीधा वेटिंग। हाँ जी, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 की बात करने लगे हैं। इसमें क्या लिखा है? द सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट। बच्चों ये प्रोडक्ट याद रखना अलग अलग हैं थोड़े, ठीक है। इनको गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि भाई इन पर जीएसटी कब से एप्लीकेबल हो। इनको गवर्नमेंट क्या करेगी? नोटिफाई करेगी, नोटिस। ठीक है। कितने प्रोडक्ट हो गए? 5। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल shall be levied with effect from such date as may be notified। भाई सरकार नोटिफाई करेगी, जिस डेट को गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उस डेट से ये भी टैक्सेबल हो जाएंगे अंडर जीएस। ठीक है ना? तो हम वेट किसकी कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट इन्हें कब नोटिफाई करेगी। ठीक है, नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट इन्हें गवर्नमेंट। नोटिफाई करेगी उसके बाद इन पर जीएसटी लगना शुरू होगा। ठीक है ना? और ये किसकी रिकमेंडेशन पे होगा? काउंसिल की रिकमेंडेशन पे होगा। काउंसिल, प्रोडक्ट्स, जीएसटी काउंसिल की। बिल्कुल। प्रोडक्ट्स की लिस्ट याद रख लेना आप लोग, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। सेक्शन 9 सब सेक्शन 2। 2। बच्चों सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 की अगर मैं बात करूं तो यहां से शुरू होता है आपका आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है ना? आने वाली क्लासेस में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं आगे आरसीएम के बारे में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। फिर भी हिंट देता हूँ बच्चों, एक तरफ होता है सप्लायर और दूसरी तरफ होता है रिसिपिएंट। अब फ्लो जो होता है गुड्स का, सर्विसेज का, वो सप्लायर से रिसिपिएंट को होता है। ठीक है, गुड्स या फिर सर्विसेज किससे किसके पास जाती हैं बच्चों? सप्लायर से रिसिपिएंट के पास जाती हैं। ठीक है, वैसे जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है नॉर्मली? सप्लायर की। वैसे सप्लायर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सप्लायर रिस्पॉन्सिबल होता है जीएसटी पे करने के लिए, नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें आरसीएम के केस, भाई आरसीएम के केस में कौन लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए? रिसिपिएंट। रेसिपिएंट। ठीक है, आरसीएम के केस में जो रिसिपिएंट होता है उसकी लायबिलिटी होती है जीएसटी पे कर, सरकार के पास जीएसटी जमा करा। बच्चों एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप शॉप से सामान खरीदने जाते हो, ठीक है, तो आपने कोई सामान खरीदा शॉप से, तो शॉपकीपर आपसे जो प्राइस चार्ज करता है उसमें जीएसटी भी होता है। ठीक है, तो आप शॉपकीपर को उन गुड्स का प्राइस भी देकर आते हो, साथ में जीएसटी भी देकर आते हो। अच्छा, गवर्नमेंट के पास कौन डिपॉजिट करवाता है? शॉपकीपर, सप्लायर। है ना, सप्लायर जिसने सप्लाई किया है।
बायर थोड़ा ही, हम लोग थोड़ा ही, हम शॉप से सामान लेके आ रहे हैं, हम थोड़ा ही जो सामान लेके आए हैं उसका जीएसटी आके हम घर पे भरते हो, ऑनलाइन पे करते हो, ऐसा होता है नहीं होता। तो नॉर्मली बायर नहीं पे करता जीएसटी, मतलब गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट नहीं कराता बायर, ठीक है। कौन डिपॉजिट करवाता है नॉर्मल केसेस में? सप्लायर, शॉपकीपर। शॉपकीपर, सप्लायर, वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराता है जितना टैक्स बनता है। लेकिन आरसीएम के केस में उल्टा होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बिल्कुल अपोजिट होता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में बायर रिस्पॉन्सिबल हो, रेसिपिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई आपने सामान खरीदा, आपने जो पेमेंट की उस पर जितना आपका टैक्स बनता है, जीएसटी बनता है, वो आपको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करा। बच्चों अभी तक ऐसा प्रैक्टिकली नहीं देखा होगा, देखा है कभी प्रैक्टिकली आपने? नहीं या सर। कि आप गुड्स खरीद रहे हो और आके उस पर जितना टैक्स बनता है ऑनलाइन गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, कभी प्रैक्टिकली ऐसा देखा? नहीं देख, ठीक है। आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ स्पेशल केसेस हैं सिर्फ वहीं एप्लीकेबल हो, बाकी हमेशा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के पास जीएसटी डिपॉजिट कराने की? सप्लायर। सिर्फ सप्लायर की। सिर्फ आरसीएम के केस में जो रिसिपिएंट होता है या बायर होता है उसे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, ठीक है ना। कौन कौन से केसेस में होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से केसेस में ऐसा होता है। अच्छा, इसके लिए दो सेक्शंस पॉपुलर हैं, मतलब दो सेक्शंस जो हैं मेन आरसीएम के ऊपर है। कौन कौन से दो सेक्शंस आर दो जो सब सेक्शंस हैं आरसीएम के हैं? एक तो सबसेक्शन 3 आरसीएम का है, एक सबसेक्शन 4 भी आर, ठीक है ना। ये दो जो सब सेक्शन है दोनों आरसीएम के। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बच्चों रट लो, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4। इसमें आरसीएम के केसेस कवर्ड है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, 9 सबसेक्शन 3 को पढ़ते हैं, उसके बाद डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बच्चों अभी तो थोड़ी जान पहचान बना रहे हो इन सेक्शंस के साथ, नीचे फिर एनालिसिस बार बार पढ़ोगे ना रिटेन हो जाएगा। देखो क्या द गवर्नमेंट में, भाई गवर्नमेंट के पास पावर है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। भाई रिकमेंडेशन हाँ। कौन देगा? जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगी। सरकार क्या करेगी? नोटिफिकेशन निकालेगी, स्पेसिफाई करेगी कुछ कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को या फिर सर्विसेज को या फिर दोनों को, कि भाई कुछ गुड्स हैं कुछ सर्विसेज हैं या फिर दोनों गुड्स और सर्विसेज। और उन केस में, उस केसेस में क्या होगा? द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन, रिवर्स चार्ज बेसिस। भाई इस पर टैक्स जो पे करना होगा वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे पे करना होगा। और जहां पर रिवर्स चार्ज बेसिस पे करना होता है तो फिर टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? रेसिपिएंट। रेसिपिएंट, ठीक है ना। बायर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेलर की, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो आरसीएम जहां पर अप्लाई हो जाए, जहां पर आरसीएम आ जाए, जहां पर आरसीएम का केस आ जाए, तो भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल होगा रेसिपिएंट टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं of such goods or services or both and all provisions of this act shall apply to such recipient। फिर लिखा है and all the provisions of this act shall apply to such recipient। भाई रेसिपिएंट। अब टैक्स वसूल करने से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन हैं सीजीएसटी एक्ट के, वो सप्लायर के ऊपर नहीं, रेसिपिएंट के ऊपर एप्लीकेबल हो, क्योंकि अब टैक्स किससे वसूल करना है? रेसिपिएंट से वसूल करना, आरसीएम के। एज इफ ही इज द पर्सन लायबल फॉर पेइंग द टैक्स, क्योंकि यही तो अब लायबल है फॉर पेइंग द टैक्स, रेसिपिएंट लायबल है फॉर पेइंग टैक्स, तो सारे सेक्शंस भी इसी पर अप्लाई हो जाएंगे इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। बच्चों कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। बाकी बच्चों को डन, आगे यस सर। तो बच्चों, हाँ तो ठीक है, आप लोगों से पूछता हूँ, दीप्ति बताना आरसीएम में टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सर रेसिपेंट की। ओके डन। अच्छा, वैसे अगर आरसीएम का केस नहीं है, ठीक है, तब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है जीएसटी पे करने के लिए गवर्नमेंट को? लायर। सप्लायर। सप्लायर, बिल्कुल सप्लायर, ठीक है ना। अच्छा, आरसीएम के केसेस जो हैं वो कौन कौन से सबसेक्शंस में कवर्ड है? 3 and 4। 4। बिल्कुल, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में कवर्ड है। अच्छा, यहाँ पावर किसको दी गई है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में? यस बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, कि भाई वो नोटिफाई कर सकते हैं कि किस किस पर ये आरसीएम का केस अप्लाई हो। नोटिफिकेशन निकाल के स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई किस किस केस में ये आरसीएम अप्लाई होगा और रेसिपिएंट जो होगा लायबल होगा टू पे जीएसटी। डन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखो सबसेक्शन 4 में क्या है और ये सबसेक्शन 3 से कैसे डिफरेंट है वो भी देखते हैं। यहाँ पर भी वही बात लिखी है, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। सर ये तो वही पॉइंट लिखा है ना, कि बाय नोटिफिकेशन, सरकार नोटिफिकेशन निकाल के स्पेसिफाई कर सकती है क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, हु शैल
in respect of supply of specified categories of goods or services or both received from an unregistered supplier. अब important यहाँ क्या है, यहाँ पर दो कैटेगरी, यहाँ पर जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, और जो बायर है वो रजिस्टर्ड है। यहाँ पर सिचुएशन यही है, दिस इज इम्पोर्टेंट। एक तरफ सप्लायर है, दूसरी तरफ रेसिपिएंट है। भाई सप्लायर और रेसिपिएंट में से सप्लायर जो है वो क्या है, अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड बस। ठीक है, सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है, डन। तो रजिस्टर्ड कौन है, रेसिपिएंट, रेसिपिएंट। ये रजिस्टर्ड है। तो सरकार कहती है फिर भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम रजिस्टर्ड हो ना, तुम ही पे करोगे। सप्लायर तो रजिस्टर्ड है नहीं, है ना। वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली किसकी होती है, सप्लायर की होती है, बट इस केस में सप्लायर तो रजिस्टर्ड है नहीं, रेसिपिएंट। बिल्कुल। रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुम पे, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट अगर है तो वो टैक्स पे करेगा, वो जीएसटी पे करेगा। इस कैटेगरी में भी गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफाई करेगी, ठीक है ना, कि भाई किस किस के ऊपर ये अप्लाई होगा। हाँ जी बोलो। सर ऊपर वाले केस में अभी जो हमने सबसेक्शन 3 पढ़ा है उसमें रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड वाला तो कोई मैटर नहीं था ना। नहीं, उसमें जो नोटिफाइड कैटेगरीज थी उनके ऊपर अप्लाई है ना। यहाँ भी नोटिफाइड है, लेकिन साथ में स्पेसिफिकली मेंशन भी किया गया है कि भाई जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है और जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। तो ये और सर अगर हाँ बोलो। सप्लायर भी रजिस्टर्ड होता तो सप्लायर पे करता फिर जीएसटी। नहीं नहीं नहीं, देखो पर यहाँ यहाँ पर पे तो आरसीएम लगा हुआ है ना। बिल्कुल आरसीएम लगा हुआ है, आरसीएम लगा हुआ है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में आरसीएम, ठीक है ना। तो बाकी गवर्नमेंट ने इसमें कैटेगरीज ही वही कवर की हैं जहां पर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट कौन सा है, रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड सिर्फ है। उन्हीं कैटेगरीज को यहाँ पर गवर्नमेंट कवर कर रही है, सरकार कवर कर रही है, ठीक है। बाकी हाँ माइंड में अभी क्वेश्चंस आएंगे, अभी तो हमने एग्जांपल्स भी देखने हैं इसके ऊपर, अभी तो एनालिसिस भी होने हैं। अभी तो सिर्फ एक बार सेक्शन को हम गो थ्रू कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4, ठीक है। और रिवर्स चार्ज बेसिस पे हमें टैक्स पे करना है ना, रेसिपिएंट को पे करना है, ठीक। बच्चों आगे बढ़े, सबसेक्शन 5 को भी एक बार देख फिर एनालिसिस। देखो सबसेक्शन 5 आरसीएम खत्म हो गया, आरसीएम 9 सबसेक्शन 3 में था, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में क्या है, ध्यान देना। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज। गवर्नमेंट क्या नोटिफाई कर रही है, कैटेगरीज ऑफ बिल्कुल, of the services the tax on intra-state supplies of which shall be paid by the electronic commerce operator। भाई ईसीओ आ गया यहाँ पर, किसी की जान पहचान है ईसीओ से? समझते हो ईसीओ का मतलब क्या है? नहीं सर। एनीवन एल्स, बच्चों कोई और बता सकता है? बिग बाजार, बिग बाजार, ये कैब ओला, 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 उबर, राइट, अर्बन अर्बन क्लैब, करेक्ट। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स योयो, ऑपरेटर, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां से सेलर भी आता है, बायर भी आता है, समझ रहे हो ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ की यहाँ पर बात हो रही है। इनकी वैसे टैक्स टीसीएस कलेक्ट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या देखते हैं क्या लिखा हुआ है एक बार देखते हैं। तो गवर्नमेंट के पास पावर है में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, सर ये लाइन तो काउंसिल। ये याद ही हो गई हमें, है ना। by notification specify categories of services, बस यहाँ services आ गए, of the tax on intra supply state supply means within the state supply of which shall be paid by the ECO। भाई अब कौन पेमेंट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट करेगा। इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट, भाई यहाँ पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई, ईसीओ की आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की आ गई, अगर सर्विसेज इसके थ्रू सप्लाई हो रही हैं। एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच ईसीओ। भाई ना इन्होंने सप्लायर को पकड़ा ना बायर को पकड़ा, यहाँ मीडिएटर को पकड़ लिया। सर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में कौन रिस्पॉन्सिबल था, सप्लायर। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में कौन रिस्पॉन्सिबल था, सप्लायर। 9(3) में कौन रिस्पॉन्सिबल था, रेसिपिएंट। 9(4) में कौन रिस्पॉन्सिबल था टैक्स पे करने के लिए, रेसिपिएंट। तो देखो अब रोल चेंज हुआ, कभी सप्लायर को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, 9 सबसेक्शन 1 और 2 में सप्लायर को रिस्पॉन्सिबल बनाया टैक्स पे करने के लिए। 9 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 4 में किसको रिस्पॉन्सिबल बनाया, रेसिपिएंट। आरसीएम का केस आ गया, रिवर्स चार्ज, बिल्कुल उल्टा हो गया, सप्लायर की जगह रेसिपिएंट रिस्पॉन्सिबल हो गया। और अब किसको पकड़ लिया, अब मीडिएटर को पकड़ लिया, बिल्कुल। अब किसको पकड़ लिया, मीडिएटर को, कि भाई ईसीओ रिस्पॉन्सिबल है।
सप्लायर कोई और है, रिसिपिएंट कोई और है, बीच में कौन है? ईसीओ। ECO। ईसीओ रिस्पॉन्सिबल है टैक्स पे करने के लिए, जीएसटी पे। ठीक है, देखते हैं इसे, क्योंकि सर्विसेज इसके थ्रू सप्लाई हो रही, ठीक है। एज इफ ही इज द सप्लायर लायबल फॉर पेइंग टैक्स इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सच। बिल्कुल इसे उसी तरह रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया जिस तरह सप्लायर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको एक तरह से सप्लायर मान लिया, ठीक है ना, ईसीओ को ही सप्लायर मान लिया गया और जीएसटी पे करने के लिए इसे रिस्पॉन्सिबल बना दिया। आगे क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट where an electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory। भाई मान लो इंडिया में उसकी कोई प्रेजेंस ही नहीं, कोई ऑफिस ही नहीं, ठीक है। एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, भाई उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, फॉर, आगे देख, एनी पर्पस इन द टैक्सेबल टेरिटरी। भाई टैक्सेबल टेरिटरी यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होगा इंडिया के अंदर, शैल बी लायबल टू पे टैक्स, वो लायबल होगा ईसीओ के बिहाफ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बिहाफ पे, वो इंडिया में जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, यहाँ पर एक्सेप्शन डाल, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी एंड आल्सो ही डज नॉट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव। भाई अब तो फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है इंडिया में, इन द सेड टेरिटरी such electronic commerce operator shall appoint a person in the taxable territory। फिर ईसीओ को कहा जाएगा यहाँ एक अपना पर्सन अपॉइंट करो फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स एंड सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे। भाई ईसीओ जिसे अपॉइंट करेगा फिर वो लायबल होगा यहाँ पर जीएसटी पे करने के लिए। तो बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया चार्जिंग सेक्शन का, अब हमें एनालिसिस करने हैं एग्जाम्पल से। देखो सबसे पहले हम लोग सीजीएसटी की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी लेविड ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज। इंट्रास्टेट सप्लाईज मींस विद इन द स्टेट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और तो सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। द टैक्स शैल बी कलेक्टेड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। भाई ये तो हर जगह ही लिखते हैं एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब किसके थ्रू होता है? रूल्स के थ्रू प्रिस्क्राइब होता है। एंड शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। जीएसटी कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन। However, intrastate supply of alcoholic liquor for human consumption is outside purview of CGS। तो alcoholic liquor for human consumption है, इस पर CGST नहीं लगता। बच्चों इस पर आज भी वैट लग रहा है, एक्साइज लग रही है, समझ रहे हो? इस पर आज भी वही पुराने टैक्सेस लग रहे हैं, अभी भी ये पुराने वाले में कवर्ड है, इसलिए अभी भी इस पर सीजीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, तो इसको सीजीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया, अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वैल्यू फॉर लेवी, भाई वैल्यू कैसे डिटरमाइन करोगे? अब हमने कहा गुड्स की सप्लाई हो रही है, जीएसटी लगेगा भाई, लेकिन वैल्यू भी तो होनी चाहिए। उन गुड्स की वैल्यू क्या है? वो 500 रुपए के हैं, वो 1000 के हैं, वो 1500 के हैं, कितने के हैं? उनकी वैल्यू भी तो आपको, तभी तो आप उस पर जीएसटी लगा पाओगे। और वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा लगा, सर पैकिंग का भी खर्चा लगा, क्या वो उसकी वैल्यू में इंक्लूड होगा? तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर सेक्शन 15 में दिया गया है कि भाई वैल्यू आप कैसे डिटरमाइन करोगे, किस वैल्यू पे टैक्स लगना है, वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। इसके लिए हम लोग कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे? सेक्शन 15 कि भाई पैकिंग चार्जेस को इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, सब्सिडी को इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है,